नमस्कार मेरे सभी गुरु भाई और बहनों को। परम पूज्य बाबा जी के मार्गदर्शन में हम लोग सब कोई अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने ज़िंदगी का एक लक्ष्य बना रखा है जागृति को। उसी सिलसिले में हम सब साथ मिलके कुछ काम कर रहे हैं। मैं इस मार्ग में अपने आप को बहुत पीछे मानता हूँ। कुछ राकेश भैया का जो एक आदत है कि वो छोटे आदमी को भी आगे प्रोत्साहन देने के लिए बुलाते हैं, तो उनका आग्रह था और मैं अपने आप को, क्योंकि उनको अग्रज मानता हूँ, इसलिए उनको ना बोलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। इसलिए आज ये प्रस्तुति के लिए मैंने हाँ बोला है। जो पहले जो बात मुझे बताई गई कि जिसके बारे में बात करना है कि ये जो महामारी अभी फैली हुई है, इसके अंदर गांधी विद्या मंदिर और यहाँ पे सदा शहर में क्या क्या काम हो रहा है, उसके बारे में मैं बताऊं। सबसे पहले जब ये महामारी का अंदेशा हुआ कि यहाँ ये दुनिया भर में फैल रही है और कभी न कभी ये बात भी क्लियर हो गई थी कि हिंदुस्तान में तो आएगी, हमने भी ये सोचा कि इसमें कुछ किया जाए। तो सबसे पहला जो कार्यक्रम किया गया वो ये था कि बाबा जी का एक बताया हुआ काढ़ा या एक चूर्ण था, दवाई, जिसको नाम उन्होंने दिया था सर्व ज्वर हर चूर्ण। ये जो दवाई है, ये बाबा जी ऐसा बोलते थे कि उनकी परिवार परंपरा से है। जैसे हम सब लोगों को पता है कि बाबा जी ये बोलते थे कि हमारी परिवार की परंपरा 700 साल पुरानी है। बाबा जी खुद 100 साल तक जिए, तो अब हम लोग को ये जो परंपरा मिली हुई है ये 800 साल पुरानी है। उसी के अंदर किसी महानुभाव ने, किसी बड़े व्यक्ति ने ये एक नुस्खा बनाया था। ये लगभग, और इस परंपरा को जो लोग चला रहे हैं अभी भी, साधन भैया और अम्बा दीदी, उनसे भी बात हुई, बाबा जी से भी बात पहले कई बार इसके बारे में हुई भी है कि ये कोई भी ज्वर के लिए ये कारगर है। हर तरह के रोग के लिए, ज्वर के संबंधित जितने भी रोग हैं, कफ है, सांस की तकलीफ है, इन सब के लिए ये कारगर होता है। तो ये एक हमारे सामने ये चूर्ण का चैलेंज था कि ये बड़े पैमाने में इतने लोगों को कैसे पिलाया जाए। तो उसमें एक साधन भैया और से आइडिया किया और इसको क्वाथ बनाने का निर्णय लिया और गरम गरम वो क्वाथ केतलियों में डाल डाल के, और लगभग हमारे संस्थान के 300 लोग पूरे शहर में फैल गए और दिन भर वो घर घर जा जा के सबको ये क्वाथ पिलाते थे। लगभग ये पिछले एक महीने में 3-3.25 लाख लोगों को ये क्वाथ पिलाया गया, जिसमें सुबह का जो शिफ्ट था उसमें ये शहर में पिलाया जाता था और दोपहर के बाद कुछ टीमें गांव में जाती थी आसपास के। तो सदाशहर तहसील में लगभग अंदाजित 200 गांव हैं, तो उन सारे गांवों में जितना हो सके उसको पहुंचाने की कोशिश की गई है। और जहां जिस गांव में डिमांड आई, जहां से जरूरत महसूस हुई, वहां ये किया गया। लगभग 80% मैं मानता हूँ सदाशहर शहर को भी कवर कर लिया गया। तो ये किया गया। जब ये कर रहे थे तब अचानक एक डिमांड निकली कि आगे ये समस्या होने वाली है, तो सरकार को जरूरत पड़ी कि भाई इनको क्वारंटाइन बनाने की जरूरत है। तो हर तहसील के अंदर ऐसा निर्णय लिया गया कि 500 बेड के क्वारंटाइन बनाने चाहिए। हम लोगों ने तुरंत ये निर्णय लिया कि ये 500 बेड का जो रिक्वायरमेंट है सरकार की, वो सारी की सारी हम लोग ही करेंगे। हमारे पास एक लगभग 70 साल पुराना आयुर्वेद कॉलेज है, उसमें डॉक्टर्स कार्यरत हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हॉस्पिटल है ही, प्लस हमने हमारे बच्चों के जितने भी हॉस्टल्स थे सारे हॉस्टल्स को खाली कर दिया और सब जो फर्नीचर था, जो सामान था, उसको पूरा जचा के और 500 बेड का क्वारंटाइन ये तैयार कर दिया। हर एक व्यक्ति के लिए अलग कमरा, उसके अंदर वो कमरे के अंदर जो उनका एक बेड चाहिए वो, अन्य सामान, एक बाल्टी, मग,
साबुन, तेल, फिर जो एक पानी का जग, ग्लास और जो भी वस्तुएं आवश्यक हैं एक व्यक्ति के लिए, एक क्वारंटाइन के लिए, वो सब चीज़ों की एक सूची बनाई गई और 500 बेड का ये तैयार किया गया। हमारी जो स्टूडेंट्स की बैच थी उसको ये काम सौंपा गया कि बच्चे हैं नहीं तो आप इन सब लोगों के लिए खाना बनाना और अन्य कार्यकर्ता और बाहर से जो लोग आए हुए हैं, पुलिसकर्मी, सेवाकर्मी, इन सब लोगों को आप खाना खिलाएंगे। तो ये देखते हुए ये क्वारंटाइन चालू हुआ और जैसे ही यहाँ पे ये नक्की हुआ कि भाई कोई पेशेंट इस आसपास के इलाके में पॉजिटिव मिले या सस्पेक्टेड मिले, उन लोगों को यहाँ लाना चालू हुआ। तो 16 तारीख मार्च को हमने काढ़ा पिलाना चालू किया। 31 तारीख को मुझे अगर याद है तो पहले पेशेंट हमारे क्वारंटाइन में भर्ती किए गए। इस दौरान बीच में ये एक बात आई कि ये अलग अलग दुनिया भर के अंदर जो देश हैं वो जो काम कर रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे। तो उसमें ये पता चला कि दुनिया भर के देश सैनिटाइजेशन करते हैं। तो पढ़ने से ये पता चला कि केमिकल है सोडियम हाइपोक्लोराइड, उससे ये सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। तो तुरंत हम लोग लगे और कोशिश करें कि भाई ये सैनिटाइजेशन का केमिकल कैसे ही करके हम जुगाड़ करें। तो हम लोग एक ट्रक पहले केमिकल मंगाए और आसपास में जितने गांव हैं सब गांव वालों को कांटेक्ट किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि हम आपको केमिकल देते हैं और हम आपको सिखा देते हैं कि आपके गांव में इसको सैनिटाइज कैसे करना है। ट्रैक्टर और स्प्रे क्योंकि हर गांव में आजकल मौजूद ही होते हैं, आप लोग इंतज़ाम कर कर के करें। और ऐसा विचार था कि पूरे तहसील को एक साथ हम एक ही दिन में सैनिटाइज करेंगे। तो पूरा शहर और पूरे गांव के अंदर सब जगह ये काम किया गया कि हम सब पूरे कोने कोने को एक सैनिटाइज कर। इस काम में लगभग हमारा अंदाज है कि 200 से 250 के बीच में ट्रैक्टर और ये सब लगे और इनमें से लगभग सब के सब जो एक या दो हमारी संस्थान के अलावा बाकी सब अन्य लोगों के जो लोग वॉलंटियरली ये सब लगाए। ऑफ कोर्स ये काम बार बार रिपीट करने का मौका पड़ा तो कुल मिला के अभी तक 25 टन के अंदाज ये केमिकल मंगा लिया गया है और ये सैनिटाइजेशन का काम अभी भी चल रहा है। इधर जो क्वारंटाइन सेंटर है उसके अंदर जो हम कर रहे थे तब हम लोगों को पता चला कि कुछ लोग बाहर से आए थे और बाहर से जितने भी लोग आ रहे थे उनको हम लोगों ने काम लिया था कि हम लोग एक एक व्यक्ति को स्क्रीन कर रहे थे और चेक करके और फिर उसको होम आइसोलेशन का, होम क्वारंटाइन का पद्धति और अगर उसमें सिम्टम्स हैं तो हमारे यहाँ भर्ती करके वो उनको क्वारंटाइन कर रहे थे। तो उस दौरान कुछ संयोग से कुछ लोग दिल्ली से आए जो जमात में गए हुए थे और उन लोगों ने कोई कारणवश भयवश या कोई कारणवश उन्होंने बताया नहीं और सीधा शहर में चले गए और लगभग 4 दिन अपने घर पे रहे। 4 दिन के बाद प्रशासन को ये पता चला कि ऐसे लोग आए हुए हैं तो उनको तुरंत पकड़ के और वो लोग लेके आए और उनको एक क्वारंटाइन में भर्ती किया। उनकी जब टेस्टिंग हुई तो उन लोगों में 8 लोग ऐसे थे, उनमें से 7 लोग पॉजिटिव निकले। तो उन 7 लोगों के जो भी परिवार और संदिग्ध लोग जिनके साथ ये 4 दिन में कांटेक्ट में आए, उन सब लोगों को यहाँ हमारे यहाँ क्वारंटाइन किया गया। उन लोगों को सर्वे करते वक्त कुछ दिनों बाद हमने देखा कि 103 लोग ऐसे मिले कि जिन लोगों ने हमारा काढ़ा पिया हुआ था ये, और ये 103 के 103 लोग जो बहुत हेवीली कांटेक्ट में रहे हैं और एक कंटेमिनेटेड व्यक्ति के, वो सारे के सारे लोग जब टेस्टिंग की गई वो नेगेटिव पाए गए। ये इंस्टेंस ने हम लोगों को बहुत उत्साह कर दिया कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये शायद बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है और बाबा जी का ये नुस्खा मानव जाति के बहुत भले के लिए इस वक्त उपयोग में लिया जा सकता है।
तो हमने तुरंत ये काम किया कि इसके लिए एक आयुर्वेद लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। जो डिपार्टमेंट के लोगों ने बहुत सहायता सहकार दिया, और इस बंद के समय में हम लोग फिजिकली कागज़ नहीं पहुंचा पाए, तो उन्होंने ईमेल से ही सारे कागज़ हमको स्वीकार कर लिए और उन्होंने हमको लाइसेंस इसका जारी कर दिया। जो स्टडी और हमारी पहले से की भी थी, लगभग 7 साल से इसमें काम कर रहे थे, उन स्टडीज़ के और के कागज़ हमने सबमिट किए, उनका उन्होंने इंस्पेक्शन भी किया और ये काम पूरा हो गया। तो ये करने के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि भी ये खाली सदा शहर के लिए नहीं, ये तो पूरे विश्व की एक धरोहर है। बाबा जी ने हमको ये सर्वशुभ के रूप में ये चीज़ दी है, तो इसको सब मानव जाति को ये पहुंचाना चाहिए। तो हमने एक फैक्ट्री लगाई है, जिसका कल अक्षय तृतीया के दिन ही उसका इनॉग्रेशन हुआ है। अभी आज से उसका प्रोडक्शन चालू हो गया है। वहाँ इस जो ये पाउडर है, इसके पैच साचेस बना रहे हैं 10 ग्राम के, और 10 ग्राम एक आदमी के लिए एक सैशे पर्याप्त है। वो अगर 3 दिन में ये 10 ग्राम खा ले, कोई भी तरीके से, वो शहद के साथ ले ले, गर्म पानी के साथ ले ले, चाय के साथ डाल के ले ले, कॉफ़ी में डाल के ले ले, दूध में ले ले, कोई भी चीज़ के अंदर वो खाने में कोई सब्जी या सलाद के ऊपर बुरका के ले ले, तो ये सारा का सारा हम लोग सैशेस जो हैं, हमारी गिनती है कि लगभग लागत कीमत के ऊपर पूरे देश में सबको मुहिम कराना। और इसके अलावा साथ साथ में हम लोग जहां सरकार इसकी डिमांड करेगी अगर, तो उसमें हम लोग महानुभावों को कहेंगे कि आप लोग कंट्रीब्यूट करिए और स्पॉन्सर करिए, और जितनी स्पॉन्सरशिप आएंगी उतने पैकेट हम फ्री के अंदर सरकार को देंगे। तो ये ऐसा प्लान बना के ये काम चालू किया गया है। हम लोगों ने ये सोचा ही है कि भाई जब तक ये कोरोना की महामारी हमारे यहाँ रहेगी इस विश्व में, तब तक इस प्रयास को ख़त्म नहीं करना। हमको हर मुमकिन तरीके से मानव जाति की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है। बहुत साल पहले मैं सूरत में एक बार बाढ़ आई थी, तो मैंने बाबा जी को फ़ोन किया था। उस वक्त मैं गुजरात में ही रहता था। मैंने बोला, बाबा जी ऐसे सूरत में बाढ़ आई है और मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ जाऊँ सेवा के काम के लिए कुछ। तो बाबा जी ने उस वक्त भी कहा था कि बेटा ये बड़ा पुण्य का काम है, अगर हो सके आसान हो तो तुम जरूर जाओ। कुछ संयोग ऐसा था कि सूरत के बाढ़ में मैं जा तो नहीं सका, क्योंकि मुझे कुछ बैक एंड पे कुछ मटेरियल अरेंजमेंट करने का ही मैंने काम स्वीकारा उसमें। बट और भी कन्या आपदाओं में मैं उसके बाद मेरे को हमेशा ये लगता था कि बाबा जी का ये आदेश है कि ये करने लायक काम है, कि कोई तकलीफ में हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए। तो वो हमने यहाँ ये किया है, और ये छोटा सा प्रयास है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे हमने काम लिए हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन सब लोगों को प्रेरित किया हुआ है, जिस भी गांव शहर में वो हैं, अपने अपने घर में मास्क बनाएं और वितरित करें। तो सैकड़ों बच्चे हमारे अपने अपने घर में अपने हाथ से मास्क बना रहे हैं, उनका वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके गांव में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको लोग खाना पुरसिए, खाना बना बना के उनको खिलाइए। कहीं कोई ड्यूटी हो जो गांव में आपके करने हैं, तो वो उसमें आप भागीदार बनिए। कोई तरीके से जिस तरह से सेवा हो सके, आप लोग जहाँ पे भी हैं इस सेवा के काम में जुड़िए। और जो भी लोग काम कर रहे हैं, प्रशासन हो कि और आपके गांव के लोग हों, उनके साथ भागीदारी निभाइए। तो ये एक और काम चल रहा है। इसके साथ साथ एक ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है और अचानक स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, तो बच्चों की पढ़ाई बहुत असर हो रहा था। तो हमने तुरंत यहाँ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया हमारे टीचर्स का, कि ऑनलाइन क्लासेस लेना। तो ये ऑनलाइन क्लासेस अभी लगभग सारे के सारे हमारे जितने भी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के क्लासेस जितने भी हैं, सब के सब ऑनलाइन हो गए हैं। सारे स्टूडेंट्स तो लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई गाँव में उनको इंटरनेट की प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों के इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग लाइव क्लास में रोज़ भागीदारी कर रहे हैं। और जो लोगों के इंटरनेट का प्रॉब्लम है, उनको व्हाट्सएप से जोड़ के उनको रोज़ नोट्स, होमवर्क
और कुछ ना कुछ भेजा जाता है जिससे वो लोग रिवीजन कर रहे हैं और जिससे ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक आध जगह हमने ट्रायल के रूप में घर घर में इनके एग्ज़ाम कुछ टेस्ट कंडक्ट करने का भी हमने ये प्रयास किया है। इसकी सफलता देखते हुए हमने पहला स्कूल के हमारे जो क्लासेस हैं इनको इस क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क खोल दिया। कोई बच्चा कोई भी स्कूल में पढ़ रहा हो वो हमारे क्लास में आके जुड़ जाए और उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है। धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अन्य क्लासेस भी इस तरह से हम लोग उनको पूरे क्षेत्र के लोगों को बच्चों के लिए ये खोलेंगे। तो ये मोटा मोट एक सार के रूप में हम लोग जो भी यहाँ काम कर रहे हैं उसका है। एक चीज़ मैं कहना भूल गया कि ऐसे बहुत से लोग थे जिनके खाने पीने की तकलीफ़ थी, तो उन लोगों के लिए महीने भर का राशन का किट बना बना के और सैकड़ों ऐसी किटें हमने बांटी है ऐसे लोगों को जिन लोगों को खाने पीने की तकलीफ़ है कि कोई कारण फंस गए हैं, वहाँ उनको प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग खाना दे रहे हैं। और जो लोग ड्यूटी पे हैं उन लोगों के लिए हम लोग फूड पैकेट्स बना बना के और उन लोगों को सबको ये खाना खिला रहे हैं। तो ये जो अभी तक हम लोग जो गांधी विद्या मंदिर में इस महामारी के रोकथाम और इसकी रिलीफ के लिए जो काम कर रहे हैं उसका संक्षिप्त में विवरण मैं आपके सामने रखा है। किसी का कोई प्रश्न है? दूसरा जो बात जो चर्चा करने लायक है वो ये है कि इस काम की प्रेरणा कहाँ से आई, ऐसा क्या कारण है कि ये काम हमने किया। तो देखिए ये प्रेरणा जो ये करने की है हम लोगों को कई जगहों से आई हुई है। व्यक्तिगत रूप में पहली प्रेरणा जो मेरे को मिली हुई है बचपन से वो मेरे परिवार से मिली हुई है। मेरे परिवार में एक परंपरा है कि अभी सेवा के काम में जुड़ना, और अभी भी मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर सेवा का काम करता है उसको सर्वश्रेष्ठ कार्य मानते हैं। कोई आदमी अगर व्यापार करता है, पैसा कमाता है और कोई बढ़िया काम करता है रुपये पैसे के लिए तो उसको अच्छा मानते हैं। पर उससे भी बड़ा मेरे परिवार में और आज से नहीं पीढ़ियों से ये संस्कार है कि कोई व्यक्ति अगर सेवा करता है तो उस व्यक्ति की कार्य को बहुत बढ़िया मानते हैं और पूरे परिवार के लोग उसका मान सम्मान खूब करते हैं और उसको खूब प्रोत्साहित करते हैं और हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ता है। ये मैंने बचपन से ही मेरे परिवार के बहुत से लोगों को मैंने करते हुए देखा है और खूब सेवा का काम मेरे दादाजी और उनसे पहले उनके बड़े भाई मेरे परदादाजी की भी कहानियाँ किस्से सुने हुए हैं। ये इसके बाद मेरे पिताजी का और मेरे अन्य परिवार के सदस्यों का मैंने देखा है, मेरे चाचा जियों का, मेरे भाइयों का, जिन्होंने अलग अलग जगह पे अपने अपने क्षेत्र में सेवा का काम में जुड़े हुए हैं। तो ये एक प्रेरणा बनी रही है हमेशा। इसके अलावा जो मेरे दादाजी जो जिनको हम स्वामी जी बोलते हैं, जो गांधी विद्या मंदिर के संस्थापक थे, इन्होंने तो सेवा को ही अपना मार्ग चुना साधना का। उन्होंने 2 वाक्य अपने गुरुजी से लिए। एक था कुछ न चाहो काम आ जाओ, दूसरा था कोई और नहीं कोई गैर नहीं। तो ये जो 2 वाक्य को इन्होंने अपना मूल मंत्र मान के ये संस्थान स्थापित किया और अभी भी गांधी विद्या मंदिर के अंदर ये 2 वाक्यों को हम लोग प्रेरणा के रूप में लेते हैं, संस्कार के रूप में लेते हैं। तो उसी के आधार पे जब भी कभी कोई आपदा होती है, कोई तकलीफ में होता है तो हम लोग सेवा करते हैं। रूटीन काम में भी हम लोग यही 2 वाक्यों को हम लोग हमारा मूल मंत्र मानते हैं। पूज्य बाबा जी के साथ मिलने से मेरा जो ये काम है और ये सोच है इसमें एक नया एक डायरेक्शन आया। ये जो वाक्य हैं कोई और नहीं कोई गैर नहीं, बाबा जी से मिलने से बोली। उमेद नाहटा जी का क्वेश्चन है, सरदार शहर में महामारी के बाद क्या योजना है? उन्होंने एक पॉइंट भी बोला है जिस पे आप डिस्क्राइब करिए।
चारा जो दिया गया। हाँ हाँ, ये बात मैं बोलना ही भूल गया कि यहाँ एक समस्या आई थी कि ये लॉकडाउन हो गया और इस क्षेत्र में ये रेगिस्तान का मरुभूमि का क्षेत्र है, तो यहाँ अभी गर्मियों के टाइम में चारा बाहर से आता है। लॉकडाउन के दौरान चारा का ट्रक आने बंद हो गए और लोगों के पास कैश पैसा का भी कमी पड़ गई। तो ये है कि गायें भूखी मर रही हैं, ऐसा समस्या हम लोग को पता चला। और उससे बड़ा समस्या ये था कि गांव के अंदर चारा उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग प्रशासन के साथ बात किए, तो उन्होंने बोला अगर संस्थान बीच में पड़ती है और जवाबदारी लेती है तो हम लोग आपको परमिशन दे देते हैं। तो हम लोगों को परमिशन मिल गई, तो हम लोग बाहर से चारों के ट्रक मंगवाए और गांव में ले जाके वहाँ ये कुछ वहाँ के जो आवारा खुले पशु हैं या गौशालाएं हैं जहाँ वहाँ पे निशुल्क दिया। और फिर गांव वालों को बात करके और उनको पूछा कि भी ऐसे कितने परिवार हैं जो बहुत तकलीफ में है। तो ऐसे परिवारों को चिन्हित करके और उनको जितना भी चारा इस लॉकडाउन पीरियड में उनको घर में चाहिए, उसमें 1 रुपया पर किलो का सब्सिडी देके उनको ये दिया गया। और बाकी जो चारा है वो गांव वालों को लागत जो कीमत है उस पर मुहिम कराया गया। तो ये लगभग रोज 1 या 2 ट्रक चारा ये कोई न कोई गांव में हम लोग ले जाते हैं और गांव वालों का बड़ा साथ सहकार है। वो लोग बड़े ईमानदारी से हमको बता देते हैं कि साहब ये 5 ही परिवार हैं जो तकलीफ में है, या 4 परिवार हैं, 10 परिवार हैं, किसी को 2 कुंटल, किसी को 4 कुंटल, जितना भी चारा चाहिए उतना बता देते हैं। और वो बोल देते हैं कि गौशाला में इतना क्विंटल डाल दीजिए, बाकी सारा चारा जो है गांव वाले आपस में पैसा इकट्ठा करके पेमेंट कर देते हैं ट्रक वाले को। और जो बचा हुआ पेमेंट है तो लगभग हमने देखा है कि 20% 25% ही हम ट्रक का पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, बाकी गांव वाले अपने तरीके से। इसके पीछे भाव ये है कि गांव वालों को लेते वक्त दीनता ना आए, उनका स्वावलंबन को ठेस ना पहुंचे और उनका काम भी हो जाए। और क्योंकि हम लोग बल्क में परचेज कर रहे थे, इसलिए गांव वाले जो व्यक्तिगत रूप पे जो परचेज करते हैं उनको जो रेट लगता है उससे लगभग 30, 35, 40% हम लोग सस्ते में चारा उनको उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो ये एक काम है। आगे की जो योजना है वो देखिए, बाबा की जो योजना तो बहुत क्लियर है कि बाबा जी का जो दर्शन है उसके अनुरूप हमको चलना है। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, ये जो एक बाबा जी ने कहा है, ये शिक्षा का मानवीकरण, ये तो मूल रूप में तो योजना वही है। ये महामारी ठीक है, एक करने लायक काम आ गया बीच में सेवा के रूप में, क्योंकि लोगों को तकलीफ थी इसलिए हम लोग इंटरवीन कर रहे हैं। हमारा मूल काम तो वही है और वही काम हम करते रहेंगे। हाँ, एक वक्त ये एक बहुत बड़ी पीड़ा आ गई है, इसलिए इसमें कुछ योगदान करना और इससे एक मानव जाति को राहत दिलाना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ कि आयुर्वेद का इसमें बहुत बड़ा रोल है, इस महामारी से फतेह या जीत हासिल करने के लिए उसको स्थापित करना। और हमारे पास इतने बड़े एक आयुर्वेद आचार्य बाबा जी के रूप में उपलब्ध हैं, उनकी बताई हुई दवाओं से इस कोरोना महामारी से हम लोग विजय पालेंगे पक्का। वो करना ही अभी मुख्य आगे का योजना है जो इस महामारी को लेके। और शेष तो इस पूरी क्षेत्र के अंदर शिक्षा का मानवीकरण और फिर जो स्वराज का जो एक सपना है उसके ऊपर काम करेंगे। तो मैं जो बात कर रहा था प्रेरणा की, सेवा की प्रेरणा, दूसरा जो ये था कि बाबा जी ने अपनी साधना काल में जो बातें बताई थी उसमें उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई 1940 के दशक में बाबा जी कई हज़ार रुपये रोज़ कमाते थे, 3 से लेके 5,000 रुपया रोज़ उनकी कमाई थी। और उनका घर का खर्चा 3-4 रुपया दैनिक रोज़ का खर्चा था। मेरे जैसे आदमी जो ना, उन्हें पूछ ही लिया बाबा जी से कि बाबा जी बाकी पैसे का आप क्या करते थे। तो बाबा जी ने बोला
कि बाकी पैसे से हम अच्छा काम करते थे। और कई ऐसे बड़े बड़े कार्य बाबा जी के उस दौरान किए हुए का मुझे वृत्तांत अलग अलग टाइम बाबा जी के मुंह से या और लोगों के सुना है कि उन्होंने भिखारियों के लिए एक बहुत बड़ा बनाया, कि और भी सेवा के बहुत बड़े बड़े, मतलब हम जो कर रहे हैं वो तो कुछ नहीं है, उन बाबा जी जो कर चुके थे ऐसे काम उन्होंने किए। तो ये तो है कि ये करने लायक काम तो है, सेवा का काम, और जब मौका पड़ रहा है तो इसको कर लेना चाहिए। तो दूसरी जो बड़ी प्रेरणा वहाँ से थी स्वामी जी के बाद, तीसरी जो बहुत बड़ी प्रेरणा जो मेरे को व्यक्तिगत रूप में मिली है, वो एक तो माता जी की मिली, जो बाबा जी की धर्मपत्नी थी। मैं मिला हुआ उनसे एक आध बार ही हूँ, पर उन्होंने जिस तरह से वो घर का एक वहाँ का माहौल है और जिस तरह से घर वाले वहाँ पे रहते हैं, वो सब रचना जो है वो तो माता जी की है। और वहाँ जो भी व्यक्ति आए, किसी से ये नहीं पूछना कि आपका जात क्या है, धर्म क्या है, कि आप कहाँ से आए हो, क्या हो। उनको सिर्फ इस बात में रुचि है कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपने खाना खाया, आपने चाय पी, आपने नाश्ता किया, आप कितने पैसे वाले हो नहीं हो, कुछ उससे किसी परिवार वाले को कोई मतलब नहीं है। आपकी जो भी कोई समस्या हो और आपकी सेवा के लिए हर परिवार का हर व्यक्ति वहाँ तत्पर है। और बिना कुछ शोर शराबा किए हुए, बिना कुछ हूला मचाए हुए, बिना कुछ बोले हुए, ये सारा का सारा काम जो है ना, इतने सालों से चल रहा है। ये एक, मतलब मैं सोचता हूँ कि मानव चेतना के अंदर आदमी कम से कम इतना तो करेगा कि बिना कोई भेदभाव के, ये क्योंकि मानव चेतना में हम जो पढ़े हैं कि व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं रहता, तो सबको समान रूप में देखना और हमेशा उनकी सेवा में लगा रहना, के उनके देखभाल करना, ये तो एक कम से कम गुण आना ही चाहिए। और ये गुण मैंने दो लोगों में विशेष रूप में इस परिवार में देखा, एक माता जी में और एक अम्बा दीदी में। तो ये दो लोग भी बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी वैसे ही हैं। तो कुछ भी सेवा का काम करने के लिए के वक्त मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में तो ये सब लोग हैं ही। इसके अलावा साधन भैया भी वहाँ जिस तरह से इतने सालों से इतने बड़े व्यक्ति होके और कोई मेहमान के लिए छोटे से छोटा काम बड़ी सहजता से और बड़ा गौरवान्वित होके करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा का मुद्दा है ही हम सब के लिए। इसके अलावा CRS मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्रश्न आया है, 2000 लोगों के लिए इस काढ़े की क्या कीमत आएगी भैया जी? देखिए, ये काढ़े का जो पैकेट है वो एक व्यक्ति के लिए 10 ग्राम का है, वो 20 रुपया एक पैकेट का कीमत है।